बेटी के विवाह की चिंता को लेकर रानी प्रेमलता अपने दुष्ट पति राजा मदन पाल के पास जाती है और कहती है, महाराज, आप अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखना चाहते तो ना सही, आप मेरे पास भी नहीं आना चाहते तो ना सही, पर अब हमारी बेटी 10 वर्ष की हो चुकी है। कम से कम अपनी बेटी के लिए नहीं तो इस समाज की खातिर ही सही। लोग क्या कहेंगे कि क्यों राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा। इस उम्र में तो सब अपने बच्चों के विवाह कर ही देते हैं। इसलिए हे राजा, जल्दी से राजकुमारी के लिए कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दो। अनमने ढंग से रानी प्रेमलता की बात सुन रहे राजा ने जब उनकी बातों पर विचार किया तो सोचा, रानी ठीक ही कह रही है, सब क्या सोचेंगे। इसी विचार के साथ राजा ने राजकुमारी तारावती के लिए ना चाहते हुए भी वर ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन बाद पास के ही एक प्रतापगढ़ नामक राज्य में राजकुमारी तारावती का रिश्ता पक्का कर दिया। प्रतापगढ़ के ऊपर उन दिनों राजा धर्मपाल का शासन था। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम अभिमन्यु था। तय समय पर युवराज अभिमन्यु के साथ राजकुमारी तारावती का विवाह संपन्न हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया। राजकुमारी तारा अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। वो अब पहले से भी कहीं अधिक सुंदर हो गई थी। राजकुमारी तारा को भगवान ने जितना सुंदर रूप दिया था वैसी ही उसकी बुद्धि भी थी। राजकुमारी तारावती का गोना जाने यानी ससुराल में रहने जाने का समय भी निकट आ गया था। जैसे जैसे राजकुमारी के ससुराल जाने का दिन नजदीक आ रहा था वैसे वैसे रानी प्रेमलता का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। जब रानी प्रेमलता को लगा कि वो अब नहीं बच पाएंगी और शायद बेटी के विदा होने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह देंगी, तो रानी प्रेमलता राजा के पास जाती है और आंखों में अश्रु लिए राजा से विनती करती है, महाराज, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप हमारी पुत्री से नफरत करते हैं। आपने बचपन से लेकर आज तक उसे एक नजर देखना भी पसंद नहीं किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिनों तक जीवित रहूंगी। इसलिए हे महाराज, मैं अपनी पुत्री की जिम्मेदारी अब आपको सौंप रही हूँ। जब तक उसका गोना नहीं हो जाता, जब तक वो अपनी ससुराल विदा नहीं हो जाती, तब तक आपको ही राजकुमारी का ध्यान रखना होगा और बड़ी धूमधाम से उसका गोना कर हमारी बेटी को विदा कीजिएगा महाराज। बस आपसे हाथ जोड़कर यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। रानी की हालत देख राजा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, ठीक है, मैं हमारी बेटी का ध्यान रखूंगा। राजा से तसल्ली मिलने के बाद रानी प्रेमलता का देहांत हो जाता है। रानी के देहांत के बाद उससे किए गए वादे के अनुसार राजा मदनपाल राजकुमारी तारावती को संदेश पहुंचवाते हैं कि आज वो उससे मिलने आएंगे। जब राजकुमारी तारावती को अपने पिता का संदेश मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिंदगी में पहली बार आज वो अपने पिता से मिलने वाली थी। दरबार के कामों से निवृत्त हो जब राजा राजकुमारी तारावती से मिलने जनाना महल जाते हैं और उसे आवाज लगाते हैं, तब राजा की आवाज सुन जैसे ही राजकुमारी तारा राजा के सामने आती है तो राजकुमारी तारा को देखते ही मदनपाल सुन्न पड़ जाता है। अपनी ही सगी बेटी को दुष्ट राजा गलत नजरों से देख रहा था। राजकुमारी तारा को जब राजा मदनपाल ने पहली बार देखा तो वो ये भूल गया कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बेटी है। राजा ने आज तक इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी थी। मदनपाल को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी ये खूबसूरत कन्या उसकी वही बेटी है जिससे वह जन्म से ही नफरत करता आया है। इतनी नफरत कि आज तक उसने उसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं था। पर आज जब पहली बार उसने अपनी बेटी को देखा तो अपनी सुध बुद्ध खो बैठा और बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। राजा मदनपाल की आंखों में पिता का प्रेम नहीं बल्कि वो दुष्ट दरिंदा था जो अपनी सारी मान मर्यादा भूलकर गंदी निगाहों से राजकुमारी को घूरे जा रहा था। राजकुमारी को देख राजा मदनपाल के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला और वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से वापस अपने शयन कक्ष में लौट आया। दुष्ट राजा वासना के वशीभूत हो अब बस राजकुमारी तारावती के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने राजकुमारी तारावती का वही मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। राजा को ऐसे ही बैठे बैठे पता नहीं कब दिन से रात और कब रात से दिन हो गया। उसके दिमाग से राजकुमारी तारावती की छवि हट ही नहीं रही थी। उसके मस्तिष्क में हजारों सवाल जवाब, हजारों तर्क वितर्क एक साथ चल रहे थे। इधर बेचारी राजकुमारी तारावती भी असमंजस में थी। जिस पिता से मिलने के लिए वो इतनी आतुर थी, जिस पिता को उसने पैदा होने के बाद अपने जीवन में आज पहली बार देखा था, पहली बार मिली थी, पता नहीं क्यों, पर उससे मिलने के बाद राजकुमारी को लेश मात्र भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो तो ये सोच सोच कर परेशान थी कि उसे उसके पिता के चेहरे पर ऐसे कोई भाव नजर ही नहीं आए कि वो अपनी उस बेटी से मिलने आए हैं जिसे उन्होंने 18 वर्ष तक नहीं देखा। उल्टा उनके चेहरे पर तो वे भाव थे जो एक लोभी पुरुष के चेहरे पर किसी सुंदर स्त्री को देखने पर आते हैं।
उधर जब राजा मदन पाल को ये एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है तो उसने तुरंत अपने नौकर को आदेश देकर घोड़ा गाड़ी तैयार करने को कहा। आनन फानन में बावरा सा हुआ राजा घोड़ा गाड़ी में बैठ जंगल की तरफ एक साधु महात्मा के ठिकाने की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में राजा अपने नौकर के साथ साधु महात्मा जी के ठिकाने पर जा पहुंचा। राजा ने साधु जी को प्रणाम किया और बैठ गया। इतनी सुबह सुबह राजा को अपने पास आया देख थोड़े आश्चर्य से साधु जी बोले, कहो वत्स, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? तब राजा मदन पाल महात्मा से बोला, हे साधु महाराज, कल रात से मैं एक छोटी सी उलझन में हूँ। राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, बताओ वत्स, ऐसी क्या उलझन है जो तुम्हें इतनी सुबह सुबह मेरे पास खींच लाई? राजा मदन पाल बोला, प्रभु, यदि किसी ने आम का पेड़ लगाया हो, उसकी दिन रात सेवा की हो और कई वर्षों बाद जब वो पेड़ फल देने लगे तो जिसने वो पेड़ लगाया है, क्या वह उसके फल को किसी और को देने की बजाय स्वयं नहीं खा सकता? अगर वह स्वयं पेड़ के लगे फलों को खा ले तो क्या ये कोई अपराध होगा? नहीं राजन, अगर बात पेड़ के फल खाने की ही है तो इसमें भला क्या पाप हो सकता है? अपनी मनमानी कहानी बनाकर और महात्मा जी के आगे कुछ का कुछ बताकर घिनौना राजा अपने मन को तसल्ली देता है कि उसकी गंदी सोच गलत नहीं है और खुशी खुशी महात्मा जी से विदा लेकर वापस अपने महल की तरफ चल पड़ता है। राजा के साथ गए उसके नौकर भीमा को राजा की ये कहानी और उसका ये व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, पर राजा से कुछ कहने या पूछने की भला उसकी क्या मजाल। इधर बेचारी राजकुमारी को भी रात भर ठीक से नींद नहीं आती। सुबह होने पर वो अनमने मन से उठती है, पर अब भी कल की बातें रह रहकर उसके दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थी। अंततः राजकुमारी तारा ने सोचा कि कहीं ये सब उसका वहम तो नहीं, क्या पता उसके पिता ऐसे ना हो और वो ही उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रही हो। इसी सोच के साथ राजकुमारी अपने पिता से बात करने का निर्णय लेती है और जब उनके निवास स्थान पर जाती है तो राजा को वहां नहीं पाती, क्योंकि राजा उस समय जंगल में महात्मा जी के पास गया हुआ था। राजा मदन पाल महात्मा से मिलकर वापस अपने महल आ जाता है। बने रहे।